हेलो एवरीवन। आज की हम क्लास में अंतर्राष्ट्रीय संबंध का बी पार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण। हमने ए पार्ट पहले की वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इस क्लास में इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। आई होप आपने पिछली वाली वीडियो देखी होगी, नहीं तो भी आप इस वीडियो पर आ सकते हो। इस वीडियो का पहला टॉपिक है 2026 का ईरान युद्ध एवं इस्लामाबाद MOU। ऑब्वियसली आपने पढ़ा होगा अमेरिका, इजराइल और ईरान संघर्ष। इस संदर्भ में हम बेसिक जो एग्जाम रिलेवेंट है उनको देखेंगे, बाकी तो आप सब कुछ पहले से जानते ही होंगे। तो देखो, सबसे पहले इस्लामाबाद समझौता देखो, MOU एक किन किन के मध्य हुआ था। तो US राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, देन ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशिकियन, क्या नाम है इनका, पेजेशिकियन। देन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की मध्यस्थता के रूप में इन्होंने हस्ताक्षर किए थे। ठीक, देन ये 14 सूत्री पॉइंट है, बस इतना नाम समझ लो कि 14 सूत्री पॉइंट है। इस्लामाबाद समझौता है वो किससे रिलेटेड है, तो ईरान, US और इजराइल, इन तीनों से संबंधित है। ठीक, और जो 14 सूत्री पॉइंट है उन्हें हमारे बेसिक पढ़ लेना, लेकिन एग्जाम में क्या ही पूछे जाएंगे 14 सूत्री पॉइंट। देन नेक्स्ट आओ, अब कुछ ऑपरेशन है ना, उनके नाम है, ये तो हमें देखने ही देखने पड़ेंगे। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, US द्वारा ऑपरेशन एपिक फ्यूरी लॉन्च किया जाता है। इजराइल ऑपरेशन रोरिंग लॉयन लॉन्च करता है। रोरिंग लॉयन लॉन्च करेगा कौन, इजराइल। इसके जवाब में अब ईरान लॉन्च करेगा अपना कौन सा, ऑपरेशन टू प्रॉमिस 4, ऑपरेशन टू प्रॉमिस 4। अब इसके तहत वो क्या करता है, इजराइल पर और खाड़ी देशों पर आक्रमण करता है। अब आपके लिए ये जानना जरूरी है कि खाड़ी देश में कितने सदस्य हैं, 6 सदस्य हैं। कौन कौन से हैं, बहरीन, कुवैत, UAE, कतर, सऊदी अरब, ओमान। ठीक है, सदस्य तक हम लिमिट नहीं रख रहे हैं, हम जा रहे हैं थोड़ा एक्स्ट्रा कि GCC के मेंबर्स को हम कैसे याद करें। तो जैसे एक मैंने न्यूमोनिक्स बनाया था बुक्स करके, बुक्स, इनसे याद करो। देखो, B4 बहरीन हो गया आपका, ठीक है, B4 बहरीन। O4 ओमान कर लो याद बस, यानी कि 2 से 1 बनना है। K4 2 कतर, देन कुवैत। ठीक है, दोनों है, कुवैत और कतर। कैसे याद कर ले, कैसे याद कर ले जाएंगे हम इनको। देन अब आई बात S की, तो S सऊदी अरब हो गया एक, देन दूसरा संयुक्त अरब अमीरात हो गया, UAE शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं आप। ऐसे करके याद कर लो, बुक से कभी नहीं भूलोगे आप। हाँ, एक बात ये बता देना आप कमेंट में कि इसका गठन कब हुआ था। देन अब जो US के द्वारा ऑपरेशन चलाए गए थे, इजराइल के द्वारा चलाए गए थे, तो उनके द्वारा ईरान के सर्वोच्च नेता थे अयातुल्ला अली खामेनेई। इनकी यानी कि डेथ हो गई थी उस ऑपरेशंस के दौरान। देन उसके यानी ईरान की नेवी के कमांडर थे अली रजा तंगसरी, वो भी मारे गए थे। अब नए ईरान के यानी कि सर्वोच्च नेता कौन है, मोजतबा खामेनेई, मोजतबा खामेनेई याद करने हमें, क्योंकि ईरान की सर्वोच्च चर्चा में तो पूछ सकता है कैसे भी एग्जाम में। अमेरिका और इजराइल ने सेट डेट की पॉलिसी अपनाई थी, जिसके तहत ईरान के S-300 इन सभी संरचनाओं को नष्ट कर दिया था वहां का। अब देखो, कुछ द्वीप है उनके नेम है याद रखने हमें, जैसे कि खर्ग द्वीप, इसको यानी इंग्लिश में बोलोगे तो आप क्या बोलोगे, खर्ग आइलैंड, आइसलैंड। हिंदी में लिखा है खार्ग।
तो ये किसका है? ईरान का है, याद रखना है हमें। साउथ पार्स ईरान का एक गैस फील्ड है, याद रखना है। बस बेसिक मैच करने के लिए आ सकता है क्वेश्चन। एक खार्गद्वीप हाल ही में चर्चा में रहा था, एक क्वेश्चन तो ये बन सकता है, दूसरा मैचिंग में कि एक तरफ ईरान और दूसरी तरफ उसके द्वीप, एक तरफ दूसरा देश और उसके कुछ क्षेत्र। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं मैचिंग में, जैसे कि यूपीएससी में या यूपीपीसीएस में पूछे जाते हैं। हिंद महासागर में ईरानी युद्धपोत IRIS देना, इसको डुबो दिया था, न्यूज में था, देखा भी था हमने। ईरान की सैन्य पॉलिसी है मोजेक डिफेंस पॉलिसी, ये अपने आप में डिसेंट्रलाइज पॉलिसी है। इसका मीन्स ये है कि अगर सर्वोच्च नेता भी चला जाता है तो भी राज्य अपनी भागीदारी निभाता रहे युद्ध में। इसका एग्जाम्पल सीधा अभी था जब यूएस द्वारा ईरान के सर्वोच्च नेता को और प्लस कुछ उनके मंत्रिमंडल सदस्य थे उनको भी मार दिया गया था। उसके बाद ये पॉलिसी मोजेबिक डिफेंस सामने आई थी। ठीक, जो इम्पोर्टेंट है बस उन्हीं को हम कवर करने वाले हैं। लामेड में स्पोर्ट हॉल और तेहरान के पास मध्य पूर्व के सबसे ऊंचे कर्ज B1 ब्रिज को नष्ट कर दिया है। एक क्वेश्चन आ सकता है, कर्ज B1 ब्रिज हाल ही में चर्चा में था, वो कहां पर था? ईरान में, यूक्रेन में, रूस में, देन स्लोवेनिया में। तो कहां पर था? ईरान में। देखो ये युद्ध ना हॉर्मुज जलमंडलो इस संदर्भ में और ज्यादा है कि इस युद्ध की वजह से ये संकीर्ण रास्ता है ना, वो बिल्कुल बंद हो गया है। अब बंद हो गया इसका मतलब है कि ईरान इस पर कंट्रोल करना चाहेगा अपना। एक एक रास्ता ही ऐसा है क्योंकि यहाँ से 25% तेल व्यापार होता है विश्व का, 19 से 20% LNG व्यापार हॉर्मुज मार्ग से गुजरता है। तो हमें अब जरूरी है कि हॉर्मुज जलमंडलो है उसको एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, अपने आप में एक इंपोर्टेंस है क्योंकि इसका महत्व हमें दिखाई दे रहा है। पहले हम हॉर्मुज समझ लेंगे, देन उसके बाद अलमंडेव जलमंडलो समझ लेंगे। हॉर्मुज जलमंडलो मध्य फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है, याद रखना है, यानी कि फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से, देन आगे चलकर अरब सागर को जोड़ता है। एक बार मैप में आ जाओ, ये फारस की खाड़ी है, देन यहां पर ही आपको अमन की खाड़ी खाड़ी मिल जाएगी। इन दोनों को जोड़ दिया तो उसका नाम क्या है? हॉर्मुज स्ट्रेट। क्या नाम है? हॉर्मुज स्ट्रेट। देन ये आपका यानी कि अरब सागर हिंद महासागर का पार्ट है। देन बाबा अल मंडेव जो कि गल्फ ऑफ अदन को रेड सी से जोड़ती है, गल्फ ऑफ अदन रेड सी से जोड़ती है, जो कि अब देखो यही तो लिखा है बाबा अल मंडेव जो लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है और आगे चलकर वो अरब सागर में हिंद महासागर में चली जाती है। आई होप क्लियर हुए होंगे। यह अफ्रीका के जिबूती, इरिट्रिया एवं एशिया के यमन के बीच स्थित है। यह मार्ग सुएज नहर के माध्यम से यूरोप और एशिया के बीच समुद्री व्यापार को जोड़ता है। पश्चिम एशिया, देखो ये रहा आपका रेड सी, ये रही बाब अल मंडेव, गल्फ ऑफ अदन, देन सुएज कैनाल, देन यूरोप पहुंच गए आप। ये रहा आपका पर्शियन गल्फ, स्टेट ऑफ हॉर्मुज, देन ओमान की खाड़ी, ये रहा आपका अरब सागर और हिंद महासागर। क्लियर? देन नेक्स्ट, अब ये बैठक कहां पर यानी कि आयोजित हुई थी? सबसे पहली बैठक ईरान और अमेरिका के बीच सर्वोच्च स्तरीय की। अमेरिका ईरान युद्ध विराम के बावजूद इजराइल ने लेबनान में ऑपरेशन इटरनल डार्कनेस तो किस देश ने, इजराइल ने किस देश के संदर्भ में? लेबनान के संदर्भ में। इतना याद रखना है। प्रोजेक्ट फ्रीडम USA द्वारा लॉन्च किया गया था
किसके लिए? कि हॉर्मुज से जो गुजरते हैं ना व्यापारिक जहाज, उनको हम सुरक्षा देंगे, लेकिन फिर ऑपरेशन को यानी कि अगले ही दिन रोक दिया गया। 17 जून 2026 को अमेरिका और ईरान के बीच 14 बिंदुओं का अंतरिम समझौता हुआ और युद्ध विराम को 60 दिन के लिए बढ़ाया गया। यह अंतिम शांति संधि नहीं है, परमाणु तथा क्षेत्रीय प्रश्नों पर आगे वार्ता होनी है, जो कि आज आपने न्यूज देखी होगी या कल की न्यूज देखी होगी कि ईरान ने या ईरान और अमेरिका है दोनों एक दूसरे को प्रतिद्वंदी कर रहे हैं और यूएसए ने ईरान पर अटैक कर दिया अभी, है ना। हाँ, तो ये अभी भी टॉपिक चर्चा का विषय बना हुआ है। अब हम कुछ यानी कि इंडेक्स है या रैंकिंग है, उनमें हम देखेंगे कौन सी संस्था जारी करती है, भारत में उसकी रैंक कौन सी है, टॉप में कौन है। बस इतना पता हो आपको तो आप इस टॉपिक को कवर कर ले जाओगे, ठीक है। ज्यादा डिटेल में हमें जाना नहीं है क्योंकि एग्जाम में बस पूछा जाएगा तो कौन सी संस्था है, रैंक क्या है, टॉप में क्या है, बस बेसिक पॉइंट्स, ज्यादा डिटेल नहीं। जहां डिटेल की जरूरत होगी मैं करा दूंगा। अब देखो, आईएमडी द्वारा विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2026। तो पहला प्रश्न कि कौन सा संस्करण है? 38वां। बेसिक सामान्यतः जारी कौन करता है? आईएमडी, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, ये ज्यादा जरूरी है। टोटल इसमें 70 अर्थव्यवस्थाएं हैं। कितनी है? 70 अर्थव्यवस्थाएं हैं। सिंगापुर टॉप में है, देन उसके बाद हांगकांग, स्विट्जरलैंड। भारत का स्थान 44वां है, याद रखना है हमें। यानी जो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स है या रैंकिंग है, उसमें भारत का स्थान कौन सा है? 44वां स्थान है। कौन सा है? 44वां। अब ये भारत के यानी कुछ जैसे यूएसए 10वें पर, चीन 12वें पर, सऊदी अरब 13वें पर, इसके अलावा कुछ अन्य है। हमें अपने बेसिक क्वेश्चन से भटकना नहीं है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2026 जारी कौन करता है? विश्व आर्थिक मंच। कितने देश हैं इसमें? 120 देशों को शामिल किया है। सबसे पहला देश यानी कि कौन सा है? स्वीडन, उसके बाद फिनलैंड, देन डेनमार्क, एस्टोनिया, नॉर्वे। तो टॉप में कौन है? स्वीडन। भारत में या भारत का स्थान कौन सा है? 70वां स्थान है भारत का। पहले कौन सा था? पहले 71वां था। यानी कि अब भारत की स्थिति में सुधार हुआ है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में। जारी कौन करता है? विश्व आर्थिक मंच। अब आते हैं क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। क्यूएस एक संस्था है, वो जारी करती है प्रतिवर्ष इसको जून माह में। ये 23वां इसका संस्करण था। और जो एमआईटी है ना यूएसए की, वो सबसे टॉप में रही थी इस रिपोर्ट के अनुसार लगातार 15वीं वर्ष तक। देन नेक्स्ट टॉप में हम जान चुके हैं एमआईटी है, उसके बाद सेकंड पर यूके का है, फोर्थ पर भी यूके का है। भारत की आईआईटी दिल्ली है, वो इस रैंकिंग में 118वें स्थान पर है, यानी कि टॉप 100 में भी नहीं है। यानी भारत की जो अदर संस्थाएं जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शामिल हैं, ये हैं। एक याद रखना है बस, 118वीं भारत की पहली है। अब है SIPRI सिप्री ईयर ऑफ 2026 वैश्विक सैन्य व्यय और परमाणु हथियारों की स्थिति। ये रिपोर्ट है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री ने 8 जून 2026 को अपनी वार्षिक रिपोर्ट सिप्री ईयर 2026 निकाली थी, जिसका उद्देश्य यानी ये किस लिए जारी की जाती है? ये वैश्विक सुरक्षा, यानी शस्त्रीकरण, निरशस्त्रीकरण की वर्तमान स्थिति का एक व्यापक अवलोकन प्रस्तुत करती है कि किन के पास कितने हथियार हैं, कौन कितना खर्चा कर रहा है, इन संदर्भ में जारी की जाती है। तो हमारा बेसिक प्रश्न है कि कौन सबसे ज्यादा है, कौन सबसे
कम, या भारत की स्थिति क्या है ऐसा समझ लें बस। तो सबसे ज्यादा खर्च करने वाले सैन्य पर यूएसए, चीन, रूस, जर्मनी और भारत 5वां स्थान है। अमेरिका, चीन, रूस मिलकर 50 पर यानी 51% खर्च करते हैं सैन्य मामले में विश्व का। अमेरिका पता है कितना करता है? 9 यानी कि $954 बिलियन। चीन $336 बिलियन। समझ रहे हो? वहीं रूस $190 बिलियन। भारत का सैन्य खर्चा है ना, वो कितना है? 92.1 बिलियन का। ठीक है। अब ये है परमाणु हथियार वाले कुल देश। कुल कितने हैं? 9। जैसे कि सबसे ज्यादा रूस के पास है, देन उसके बाद अमेरिका के पास, चीन के पास, फ्रांस के पास, ब्रिटेन के पास, फिर भारत है, भारत के पास 190 है। पाकिस्तान के पास 170 है। इजराइल के पास 90 है। उत्तर कोरिया 60। क्योंकि ये हम भारत का है तो भारत के संदर्भ में क्वेश्चन आ सकता है, तो इतना डाटा तो याद कर सकते हैं। ठीक है। अब आ जाओ वैश्विक शांति सूचकांक। आई होप आपने इसकी शॉर्ट वीडियो देखी होगी। जारी कौन करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, IEP। 163 देश हैं। 20वां वार्षिक सूचकांक है। आइसलैंड सबसे शांतिपूर्ण देश बना हुआ है इस रिपोर्ट के अनुसार। उसके बाद स्विट्जरलैंड, स्लोवेनिया, आयरलैंड, रूस अंतिम पायदान पर है, यानी कि सबसे अशांत क्षेत्र रूस को डाला है। देन उसके बाद सूडान, DRC कोंगो, यूक्रेन, देन इजराइल। भारत का स्थान 127वां है। याद रखना है कि वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? 127वां। ठीक है। एशिया प्रशांत क्षेत्र विश्व का दूसरा सबसे शांतिपूर्ण क्षेत्र है। इसके विपरीत मध्य पूर्व एवं उत्तरी अफ्रीका में ना सबसे अशांत क्षेत्र बना हुआ है। दक्षिण एशिया विश्व का दूसरा सबसे अशांत क्षेत्र है। भारत के अतिरिक्त जो दक्षिण एशियाई देश हैं उनकी रैंक है, जैसे भूटान है 16वें पर, नेपाल है 111वें पर, श्रीलंका 167वें पर, यानी खाली 67वें पर, बांग्लादेश 117, पाकिस्तान 152, अफगानिस्तान 157, म्यांमार 151। सर्वाधिक सुधारकर्ता देश है पोलैंड। याद रखना है। अब आ जाओ यूएनएससी के नए 5 अस्थायी सदस्य। क्वेश्चन नहीं आएगा लेकिन फिर भी बेसिक समझना है। यूएनएससी यूएन के 6 अंगों में से एक है। इसमें यानी 15 सदस्य हैं, जिनमें 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, ये कैसे सदस्य हैं? 5 स्थायी सदस्य हैं, जबकि शेष अस्थायी सदस्य हैं जो कि 2 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं। अब कौन नए सदस्य हैं? तो ऑस्ट्रिया, किर्गिस्तान, पुर्तगाल, त्रिनिदाद टोबैगो, जिम्बाब्वे। वर्तमान यानी कि नए निर्वाचित सदस्य वर्तमान अस्थायी सदस्यों का स्थान लेंगे। तो किन का स्थान लेंगे? डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा, सोमालिया, इनका स्थान लेंगे। 5 अन्य सदस्य कौन से हैं? तो बहरीन, कोलंबिया, कांगो, DRC, लातविया, लाइबेरिया। ये कांगो DRC एक ही नाम है ना। अब इसमें क्या होता है, अगर कोई उम्मीदवार चुना जाता है महासमावेश, तो 193 सदस्य देशों में से उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत का समर्थन प्राप्त होना अनिवार्य है। वर्ल्ड गिविंग रिपोर्ट 2026 डोनर इनसाइट जारी कौन करता है? चैरिटीज एड फाउंडेशन।
किस लिए जारी होती है, यानी उदारता कि विश्व में उदारता कैसी है, इस संदर्भ में रिपोर्ट जारी की जाती है। 105 देशों एवं क्षेत्रों में उदारता देखा गया है इस रिपोर्ट से। नाइजीरिया विश्व का सबसे उदार देश है, नाइजीरिया। देन भारत का स्थान इसमें 7वां है, नाइजीरिया के बाद घाना, 5वीं रैंक है भारत की, 7वां स्थान पाकिस्तान का है। विश्व के 10 सबसे उदार देशों में 8 अफ्रीका के हैं। क्या यहाँ पे आपको विकसित देश दिखाई दे रहे हैं कोई? UNGA का जलवायु परिवर्तन पर प्रस्ताव, यह प्रस्ताव यानी कि किन से? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। बेसिक है, बस इससे क्वेश्चन नहीं आएगा कि इसकी सहायता ली है, एक सलाहकारी राय समर्थन है बस। अब कुछ ने मतदान किया है, किस संदर्भ में आया था? तो बानू आतू के संदर्भ में, बस बेसिक है, कोई एग्जाम रिलेवेंट नहीं है ज्यादा, बस आगे आओ। यूएई हुआ ओपेक और ओपेक प्लस से बाहर, काम का है, याद रखना है। ओपेक संस्था बिल्कुल याद रखनी है हमें। 1 मई 2026 को ओपेक से यूएई अलग हो गया है। इसने यानी कि घोषणा कब की थी? 28 अप्रैल 2026 को घोषणा की हम ओपेक से बाहर जाएंगे। इसने सदस्यता ओपेक के लिए 1967 में। अब यूएई के बारे में हम बेसिक समझ लेते हैं कि ये विश्व का 7वां सबसे बड़ा कुल तरल ईंधन उत्पादक देश है और ओपेक में तीसरा बड़ा उत्पादक देश है। ओपेक उत्पादन में यूएई की हिस्सेदारी 12% रही थी। यूएई के पास दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा तेल भंडार है, याद रखना है हमें। अब आ जाओ यहाँ पर, ओपेक को समझ लेते हैं, ओपेक प्लस को समझ लेते हैं। अब देखो ओपेक, तो ओपेक की स्थापना 1960 में बगदाद सम्मेलन में सऊदी अरब, इराक, ईरान, कुवैत, वेनेजुला ने की। ये संस्थापक सदस्य भी हैं। कितने संस्थापक सदस्य भी हैं? देन इसका मुख्यालय कहाँ पर है? वियना, ऑस्ट्रिया में, वियना ऑस्ट्रिया में। यूएई के निकास के बाद वर्तमान में इसकी 11 सदस्य देश हैं। सऊदी अरब, इराक, ईरान, कुवैत, अल्जीरिया, कांगो गणराज्य, लीबिया, नाइजीरिया, वेनेजुला, इक्वेटोरियल गिनी, गैबोन। ग्रीन में ये वाले शब्द, ये अब इसके भूतपूर्व सदस्य हैं, यानी कि पहले सदस्य थे, अब नहीं है बस। देन ओपेक प्लस 2016 में बना एक व्यापक अनौपचारिक गठबंधन है। इनमें ओपेक सदस्य देशों के साथ साथ 10 गैर ओपेक यानी गैर ओपेक हैं, वो प्रमुख तेल उत्पादक देश जैसे रूस, कजाकिस्तान, मैक्सिको, ओमान, अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनई, मलेशिया, सूडान और दक्षिणी सूडान शामिल हैं। ठीक है, ओपेक है, याद रखना है हमें। कब स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कितने सदस्य हैं, ओपेक प्लस में क्या अंतर है, बेसिक प्रश्न। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 कब जारी होता है? 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस में ये जारी होता है। जारी कौन करता है? रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स, 24वां संस्करण है ये इस रिपोर्ट का। देन 180 देश शामिल किए हैं इसमें। नॉर्वे सबसे टॉप पर है, भारत का स्थान 157वां है, नेपाल का 87वां, श्रीलंका, भूटान, इनको भी देख लो आप, जर्मनी का 14वां, ब्रिटेन का 18वां, अफ्रीका का 21वां। देन नेक्स्ट, विश्व सैन्य खर्चे प्रवृत्तियां रिपोर्ट, सिपरी की रिपोर्ट है, पीछे अभी देखी थी हमने, उसका ही बस बेसिक है थोड़ा, ये समझ लो। 5 सबसे बड़े सैन्य खर्च करने वाले देश कौन से हैं? सबसे पहले यूएसए, अभी देखा था पीछे, चीन, रूस, जर्मनी और भारत। बस आगे बढ़ो, देखो यहाँ समझ लो कि विश्व सैन्य खर्च में यूएसए की हिस्सेदारी 33% है, चीन की 12%, रूस की 6.6%, जर्मनी की 3.9%, भारत की है 3.2%। इसके अनुसार भारत का सैन्य व्यय वर्ष 2025 में इसकी जीडीपी का 2.3% रहा था, भारत की जीडीपी का।
द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग, टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी करता है। इसमें कुल 929 विश्वविद्यालयों को शामिल किया है। भारत के कुल 128 विश्वविद्यालय शामिल हैं। एशिया में शीर्ष स्थान पर हैं। जापान द्वितीय, तुर्की तृतीय पर है। पहली यानी कि शीर्ष टॉप 3 वाली रैंकिंग चीन की 2 है, एक सिंगापुर की, यानी इंडिया तो है ही नहीं पहले में, संख्या में सबसे ज्यादा है लेकिन फिर भी ठीक है। शीर्ष 5 भारतीय विश्वविद्यालय कौन कौन से हैं? 43 रैंक आई थी तो वो बेंगलुरु की यानी कि भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु। 128 में आई थी सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी साइंसेस चेन्नई की आई थी। IIT इंदौर 141, जामिया नई यानी कि जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली 160 में आती है। वैश्विक पवन रिपोर्ट ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल द्वारा जारी की जाती है। इससे हमें कुछ डाटा देखना है, बाकी बेसिक है सब कुछ। जैसे चीन है, वो चीन की पवन ऊर्जा क्षमता सबसे ज्यादा है विश्व में, 49.3% विश्व की क्षमता है उसके पास। देन उसके बाद यूएसए के बाद जर्मनी के बाद भारत। तो भारत की पवन ऊर्जा क्षमता कितनी है? 54.5 गीगावाट, चौथे स्थान पर है। भारत की कुल पवन ऊर्जा क्षमता 31 मई 2026 को 56.8381 गीगावाट के स्तर तक पहुंच गई थी। पवन ऊर्जा की स्थापना के संदर्भ में चीन यूएसए के बाद तीसरे स्थान पर है। कौन से स्थान पर? तीसरे स्थान पर। IRENA रीस्टेटिक 2026 के अनुसार भारत विश्व में कुल नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता के स्थान पर कौन सा है? तीसरे स्थान पर। चीन यूएसए के बाद आता है। पवन ऊर्जा स्थापित करने की क्षमता में चौथे स्थान पर, सौर ऊर्जा स्थापित करने की क्षमता में तीसरे स्थान पर, चीन और यूएसए के बाद। अब है हमारा वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2025 जारी कौन करता है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU। 167 देश हैं। सबसे पहला नॉर्वे है, उसके बाद न्यूजीलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड एंड फिनलैंड। सबसे निचला स्थान है अफगानिस्तान का, उसके बाद म्यांमार, उत्तर कोरिया, मध्य अफ्रीकी गणराज्य। भारत की 47वीं रैंक है। 2024 में 41वीं रैंक थी। भारत के पड़ोसी देश जैसे बांग्लादेश, भूटान, चीन, म्यांमार, इन सब की ये रैंक है। शील्ड ऑफ द अमेरिका राज, बेसिक समझ लो इसका बस। इसका आधिकारिक तौर पर नाम क्या है? अमेरिका राज काउंटर कार्टेल कोएलिशंस, ACC के नाम से जाना जाता है। एक बहुराष्ट्रीय सैन्य राजनीतिक गठबंधन है। कैसा है? सैन्य राजनीतिक गठबंधन है। स्थापना 7 मार्च 2026 को होती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा फ्लोरिडा के मियामी में आयोजित एक शिखर सम्मेलन के दौरान होती है। बाकी सब बेसिक है कि यूएस का आपको डोमिनेशन बढ़ाना है, उस संदर्भ में ये रिपोर्ट है, बस बेसिक। देन आगे आओ, अभी तक यानी 18 देश शामिल हो चुके हैं। वीडियो पॉज करके इनको देख सकते हो आप। अब आओ, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जारी कौन करता है इसको? यानी कि जो अमेरिकी वाणिज्यिक संगठन है उसका यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स से संबंधित ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर जारी करता है इसको। ठीक है, 14वां वार्षिक है। देन नेक्स्ट, यूएस सबसे टॉप में है, उसके बाद यूके, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन। भारत को 43वां स्थान मिला है। अब आ जाओ, संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट 2026, यानी कि ये रिपोर्ट जारी की गई है जल सुरक्षा की कमी और लैंगिक समानता के बीच गहरे संबंधों को उजागर करे, इस संदर्भ में रिपोर्ट जारी की गई है। बेसिक कुछ बातें समझ लो बस, बाकी रिपोर्ट का नाम जान लो, मेंस में यूज कर लेना। विश्व जल दिवस 22 मार्च को ये रिपोर्ट जारी की जाती है। देन नेक्स्ट,
SDG 5 लैंगिक समानता की बात करता है। SDG 6 सभी के लिए स्वच्छ जल यानी कि जल और स्वच्छता के बीच संबंध को बताता है। स्वच्छ जल वाटर क्लीननेस की बात करेगा ये। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 163 देशों को शामिल किया है। जारी किसने किया है? सिडनी यानी ऑस्ट्रेलिया स्थित अंतरराष्ट्रीय थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP द्वारा ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 जारी किया है। सबसे प्रभावित देश है पाकिस्तान। भारत में इसको 13वें स्थान पर रखा गया है, पिछले वर्ष 14वें स्थान पर था। बेसिक है, रिपोर्ट पढ़ के आगे बढ़ो। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2026 जारी कौन करता है इस रिपोर्ट को? तो वेलबींग रिसर्च सेंटर। इनका प्लस सहयोग किनका लिया है? गैलेफ और संयुक्त राष्ट्र सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क UNSDN का। 147 देश हैं इस रिपोर्ट में। फिनलैंड सबसे टॉप में है। अंत में यानी कि सबसे निचले पायदान पर अफगानिस्तान है। पहले से टॉप में जैसे फिनलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क, कोस्टा रिका, देन स्वीडन, ऐसे देश हैं। सबसे दुखी देश यानी अंतिम पे कौन है? अफगानिस्तान। भारत 116वें स्थान पर है 147 देशों में। ठीक है। विश्व प्रसन्नता शिखर सम्मेलन 2026 आयोजन कहाँ पर होता है इसका? पुर्तगाल में आयोजन होता है। ये पहला यानी कि 2027 में। इसकी थीम क्या है? ये थीम थी इसकी विषय आधारित QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। कब जारी हुआ था? 25 मार्च 2026 को 16वां संस्करण है। यानी कि रैंकिंग के अनुसार कला एवं मानकी में कौन से विश्वविद्यालय हैं सबसे ज्यादा? तो कला यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड UK थी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी USA की थी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज UK की थी। भारत की तो भारतीय संस्थान दिल्ली यानी दिल्ली विश्वविद्यालय 231वें स्थान पर है इस श्रेणी में। और कोई तो है भी नहीं। इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के मामले में MIT शीर्ष पर है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी USA की है। ETH ज्यूरिक स्विट्जरलैंड थर्ड पर है। IIT दिल्ली को 36वां स्थान मिला है इस रिपोर्ट में इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के संदर्भ में। जीव विज्ञान एवं मेडिसिन के संदर्भ में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी USA फर्स्ट पर है। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड सेकंडवे पर है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी USA की थर्ड पर है। यानी भारतीय संस्थान अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली 217वें स्थान पर है। देख रहे हो? प्राकृतिक विज्ञान में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है। इस संदर्भ में भारत के IIT बॉम्बे 78वें स्थान पर है। सामाजिक विज्ञान एवं प्रबंधन के संदर्भ में हार्वर्ड फर्स्ट पर है, तो भारत की IIM अहमदाबाद में है 66वें स्थान पर। अंतरराष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियां सिपरी द्वारा जारी होती है। वही सेम हथियार वगैरह इन संदर्भ के मामले में रिपोर्ट। यानी कि ये रिपोर्ट निर्यातक देश के बारे में बता रही है कि निर्यातक देश कौन कौन से हैं। तो अमेरिका 42%, फ्रांस, देन रूस, जर्मनी और चीन। आयातक देश यूक्रेन सबसे टॉप पर है, उसके बाद भारत है, उसके बाद सऊदी अरब है, कतर है, देन उसके बाद पाकिस्तान है। ठीक है। 2021-25 की अवधि में भारत के शस्त्रों के प्रमुख आपूर्तिकर्ता देश कौन है? सबसे ज्यादा रूस से भारत मंगाता है 40%, उसके बाद फ्रांस से 29%, उसके बाद इजराइल से 15%। पैक्स सिल्का USA के नेतृत्व में एक संगठन है, उसमें भारत आधिकारिक रूप से शामिल हो गया है। पैक्स सिल्का का उद्देश्य है जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है उसमें जो मिनरल्स होते हैं क्रिटिकल मिनरल्स, उनकी श्रृंखला को मजबूत करना। ठीक है। भारत यानी कि नई दिल्ली में AI इम्पैक्ट समिट हुई थी, तब इसने ऑफिशियल
घोषणा कर दी कि हम टैक्स सिलिका में शामिल हैं। बस इतना बेसिक समझ लो। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 1995 से जारी होता है, एक वार्षिक रिपोर्ट है। द हेरिटेज फाउंडेशन रिपोर्ट जारी करती है। 32वां संस्करण है। 176 अर्थव्यवस्थाएं सबसे, यानी कि 4 देश शीर्ष पर कौन है? सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया सबसे आर्थिक रूप से स्वतंत्र राष्ट्र हैं ये। देन नेक्स्ट, सिंगापुर, यानी जो सिंगापुर है वो विश्व की सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था घोषित हुआ है। देन भारत को 132वां स्थान प्राप्त हुआ है इस रिपोर्ट में। 176वें स्थान पर, यानी कि अंतिम पर उत्तर कोरिया है। ये भारत के पड़ोसी देश, इनका स्थान देख लो एक बार आप। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स NRI 2025 पार्टुलेंस इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार किया जाता है। डिजिटल युग में देशों की नेटवर्क आधारित तैयारी, डिजिटल अवसंरचना, तकनीक के उपयोग, शासन क्षमता, सामाजिक आर्थिक प्रभाव आकलन करने वाला एक महत्वपूर्ण है। ठीक है, 127 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया था। इसकी थीम थी AI गवर्नेंस इन अ ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, पॉलिसी एंड रेगुलेटरी अप्रोच। संयुक्त राज्य अमेरिका को पहले स्थान पर रखा गया है, फिनलैंड दूसरे स्थान पर है। भारत को 45वें स्थान पर रखा गया है। 2024 में 49वें स्थान पर था। डूम्सडे क्लॉक, प्रलय के और करीब मानवता, यानी कि ये क्लॉक है जो बताती है कि हम प्रलय के कितने नजदीक आ रहे हैं। कैसी घड़ी है? यानी कि ये घड़ी एक प्रतीकात्मक संकेत देती है। ठीक है, जो मानव निर्मित खतरों के कारण हमारी पृथ्वी और मानवता के अस्तित्व कितने बड़े जोखिम है, इन सबको ये बताती है। अब ये कितनी पीछे छोड़ दी, कितनी नहीं छोड़ दी, वो सब बेसिक है। बस बेसिक है कि डूम्सडे क्लॉक किससे संबंधित है? प्रलय से संबंधित है, प्रलय को बताती है। बस बेसिक क्वेश्चन बनेगा, इतना ज्यादा कुछ नहीं बनेगा। देन नेक्स्ट, यानी कि BAS की स्थापना 1945 में अल्बर्ट आइंस्टीन, जे रॉबर्ट्स, ओपेनहाइमर और शिकागो विश्वविद्यालय से जुड़े उन वैज्ञानिकों के प्रयास से हुई थी जिन्होंने पहले परमाणु हथियारों के विकास में भूमिका निभाई थी। अब आ जाओ, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2026 जारी कौन करता है? विश्व आर्थिक मंच जारी करती है। इसकी थीम है एज ऑफ कंपटीशन, 21वां संस्करण है। देन यानी कि ये बताता है कि वैश्विक जोखिम को 3 हम समय में बांट देते हैं। ठीक है, बेसिक है। महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक, जॉर्ज टाउन इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी ये जारी करता है। यानी कि सहयोग किसका लेता है? पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ओस्लो का, द्विवार्षिक है, नॉर्वे सरकार के सहयोग से। 181 देश की अर्थव्यवस्थाओं को लिया था। डेनमार्क सबसे पहले स्थान पर है, अफगानिस्तान अंतिम पायदान पर है, भारत को 131वां स्थान प्राप्त हुआ है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जारी कौन करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, 31वां संस्करण है, 182 देश हैं इसमें। देन डेनमार्क प्रथम स्थान पर है, भारत को 39 अंकों के साथ 191वें स्थान पर रखा गया है। भारत के पड़ोसी देश, सबसे कम भ्रष्टाचार वाले 7 देश, डेनमार्क, फिनलैंड, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, स्वीडन। समझे? सर्वाधिक भ्रष्टाचार वाले 6 देश, दक्षिणी सूडान में सबसे ज्यादा, उसके बाद सोमालिया, वेनेजुएला, यमन, लीबिया, इरिट्रिया। समझे? न्यू स्टार्ट पॉलिसी, न्यू स्टार्ट संधि है, उसको समझ लो। यानी ये परमाणु हथियारों को सीमित करने के संदर्भ में संधि है। किन दो के बीच थी? अमेरिका और रूस के बीच संधि थी। ये संधि 5 फरवरी 2026 को आधिकारिक रूप से समाप्त हो रही है, इसीलिए चर्चा में आई थी।
तो इन जैसे कि न्यू स्टार्ट पॉलिसी है वो अमेरिका और रूस के बीच रणनीतिक हथियार यानी जो आक्रामक हथियार है ना उन पर विधिक रूप से बाध्यकारी सीमाएं लागू करने वाली संधि थी, जो 8 अप्रैल 2010 में एक प्राग चेक गणराज्य यानी चेक गणराज्य में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और रूसी समकक्ष दमित्री मेदवेदेव इन दोनों के मध्य हस्ताक्षर हुए थे। तब शुरुआत में 10 वर्षों के लिए थी, लेकिन फिर बीच में 5 वर्षों के लिए बढ़ा दी। सेम है, बस इतना समझना है आपको कि न्यू स्टार्ट पॉलिसी है कवाई 2010 में किससे रिलेटेड है, तो परमाणु हथियारों की कटौती करना, बाध्यकारी कटौती करना। गाजा पर बोर्ड ऑफ पीस का गठन किसके द्वारा गठन हुआ है? यूएसए के द्वारा, यानी कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा बोर्ड ऑफ पीस का गठन है। बेसिक 20 सूत्रीय शांति योजना किससे संबंधित है? गाजा से, याद रखनी है आपको। बस बोर्ड ऑफ पीस का गठन कितने देश इसमें यानी कि बोर्ड ऑफ आमंत्रित देश किए थे, कितने शामिल हो चुके हैं? अस्वीकार करने वाले देश बोर्ड ऑफ पीस को। गाजा संघर्ष 20 सूत्री शांति योजना गाजा से रिलेटेड है। बेसिक है, बस गाजा इतना डीप क्वेश्चन नहीं जाएगा कि उसमें कितना फाइनेंशियल है, कौन सी कंट्री शामिल हुई, कौन सी नहीं। अगर ज्यादा बहुत ज्यादा हाईलाइट हो, बाकी और भी तो इवेंट्स है ना बहुत ज्यादा। ठीक। संयुक्त राष्ट्र की उच्च महासागरीय संधि, संयुक्त राष्ट्र की उच्च महासागरीय संधि हाई सी ट्रीटी एक ऐतिहासिक वैश्विक उपलब्धि है जो कि महासागरों के पारिस्थितिकी स्वास्थ्य को बनाए रखने और उनकी विशाल जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए लाई गई थी। इसको शॉर्ट रूप में यानी औपचारिक रूप से इस संधि को राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे जैव विविधता BVNJ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी ऑफ एरियाज बियॉन्ड द नेशनल ज्यूरिडिक्शंस। अब ये कब आती है यानी कि अपनाते कब है? 19 जून 2023 को अपनाते हैं न्यूयॉर्क में। 145 हस्ताक्षरकर्ता सदस्य बने हैं। इसमें यानी कि कंपलसरी प्रावधान है, संधि की शर्तों के अनुसार इसे विश्व भर में प्रभावी होने के लिए न्यूनतम 60 देशों का अनुसमर्थन पत्र सौंपा जाना अनिवार्य है। देन इस रिपोर्ट को यानी कि 17 जनवरी 2026 को लागू कर दिया गया है पूरे विश्व में। अगर इसमें कोई सदस्य शामिल है तो उसके लिए बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। ठीक है, यह यानी ये बाध्यकारी है देशों पर जिन्होंने इसे अनुसमर्थित किया। भारत ने 25 सितंबर 2024 को इस संधि पर हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन इसकी अनुसमर्थन की प्रक्रिया अभी भी कैसी है? विचाराधीन है, अंतिम चरण में है, याद रखना है हमें। इस संधि का घोषित उद्देश्य समुद्री जैव विविधता का संरक्षण और सतत उपयोग है, जो जैव विविधता अभिसमय CVD के तहत निर्धारित 30x30 लक्ष्य कुनमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कुनमिंग मॉन्ट्रियल लक्ष्य के समुद्री हिस्से के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। तीसरा सबसे गर्म वर्ष 2025 रहा था, ये WMO ने बताया। इससे पहले थे 2024 और 2023। भारत के लिए 2025 सबसे गर्म वर्ष है। अंटार्कटिका के इतिहास में 2025 सबसे गर्म वर्ष है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से हटने की अमेरिका की नीति, यानी 66 ऐसे संस्थान हैं जिनसे अमेरिका ने हटने की घोषणा की कि हम इनसे हट जाएंगे, चाहे वे UN के हों या UN से गैर बाहर हों, गैर UN हो। तो बस बेसिक है, ये जान लो कि कौन कौन से संगठन से अमेरिका हट गया है। तो कौन कौन से संगठन से हट गया है? WHO से, पेरिस समझौते से, इसकी UNFCCC से हटने की सूचना दे दी है इसने, और 2027 फरवरी 2027 तक प्रभावी हो जाएगी। ठीक है। वैश्विक जलवायु सूचकांक जर्मन वॉच जारी करती है, जर्मन वॉच जारी करती है। ये बताती है कि 4.5 ट्रिलियन US के मध्य यानी कि इतनी क्षति हो चुकी है विश्व में इन आपदाओं से। भारत को 9वें स्थान पर रखा गया है। सबसे अधिक प्रभावित सेंट विसेंट
ग्रेनेडिन्स को रखा है, ग्रेनाडा, फिर उसके बाद चाड, पापुआ न्यू गिनी, इनको रखा गया। ठीक है, यानी कि भारत को 1995 और 2024 की अवधि के बीच 9वें स्थान पर है भारत, इस अवधि के बीच में 30 वर्षीय अवधि में। ठीक है, ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी टूल 2025 स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एआई इंडेक्स के अंतर्गत ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी टूल में भारत का प्रदर्शन यह संकेत देता है कि देश अब केवल एआई का उपयोग करता नहीं है, बल्कि एआई नवाचार और विकास की दिशा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस इंडेक्स में भारत को तीसरा स्थान मिला है, जबकि शीर्ष पर अमेरिका, देन दूसरे पर चीन है। ठीक है, 2023 में 7वें स्थान पर था। भारत की रैंक सुधार होने का कारण क्या है? इंडिया एआई मिशन, जिसे मार्च 2024 में स्टार्ट किया गया था 10,372 करोड़ के बजट के साथ। वेनेजुला में अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप। बाकी घटना बेसिक है, हम वही समझेंगे जो एग्जाम रिलेवेंट है, जैसे हमने ईरान, इजराइल, अमेरिका के संदर्भ में समझी वैसे ही। ऑपरेशन साउदर्न स्फीयर था, अमेरिकी तटरक्षक बल और नौसेना द्वारा संचालित हुआ था। कौन सा? ऑपरेशन साउदर्न स्फीयर। अमेरिकी विमानों एवं हेलीकॉप्टर ने ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के तहत वेनेजुला की राजधानी कराकस और उत्तरी वेनेजुला के कई ठिकानों पर हमला किए थे। एक स्पेशल ऑपरेशन के तहत वेनेजुला के राष्ट्रपति निकोलसन मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस को अमेरिका भेजा, यानी हिरासत में लेकर अमेरिका भेजा गया था। वेनेजुला के उपराष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज, इन्होंने बोला ये किसी भी देश की संप्रभुता का आनंद है। वेनेजुला इतना क्यों महत्वपूर्ण है यूएसए के लिए? क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े रिजर्व कहां पर हैं ऑयल के? वेनेजुला में। वैश्विक सिद्ध तेल भंडार का लगभग 17 से 18% है वेनेजुला में। वेनेजुला 1960 से ओपेक का संस्थापक सदस्य है। वेनेजुला का अधिकतर अविकसित तेल ओरिनिको बेल्ट में मिलता है, जो गाढ़े, भारी एवं अति भारी एक्स्ट्रा हैवी कच्चे तेल के लिए जाना जाता है, जिसे निकालने की और रिफाइन करने के लिए अत्याधुनिक तकनीकी भारी निवेश की आवश्यकता है। वर्तमान यानी प्रेजेंट में भारत बना किम्बरले प्रोसेस का अध्यक्ष। किम्बरले प्रोसेस हीरा के खनन से संबंधित है, कि हीरा का व्यापार हो तो उसकी जिम्मेदारी हो पूर्ण रूप से, यानी कि इसमें जुड़े जैसे कि आतंकवाद या फिर विद्रोहियों को फंडिंग ना हो, फंडिंग वैध रूप से हो, बस उसके लिए किम्बरले प्रोसेस है। भारत इसका तीसरी बार अध्यक्ष बना है, इससे पहले 2008 में, 2019 में बना था। वर्ष 2022 में बोत्सवाना को किम्बरले प्रोसेस के सचिवालय की मेजबान के रूप में स्वीकृति मिली थी। 2024 में गाबोरोन बोत्सवाना में कैपी सचिवालय का उद्घाटन हुआ था। भारत की अध्यक्षता इसीलिए भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत की वैश्विक पॉलिस्ड डायमंड विनिर्माण में लगभग 90% हिस्सेदारी है। कितनी है? 90% हिस्सेदारी है। इजराइल द्वारा सोमालीलैंड को मान्यता। बेसिक है, इजराइल ने पहला, यानी कि पहला देश बना है इजराइल जिसने सोमालीलैंड को मान्यता दी है। पहली बार है जब किसी संयुक्त राष्ट्र सदस्य देश ने वर्तमान सोमालीलैंड को मान्यता दी है। अब्राहम अकॉर्ड 15 सितंबर 2020 के तहत इजराइल ने संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, बहरीन के साथ औपचारिक राजनीतिक संबंध स्थापित किए। बाद में मोरक्को, सूडान घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर। तथापि इजराइल के साथ औपचारिक समझौता लंबित है। किसका? इनका, सूडान का। देन
सोमालीलैंड ने भी घोषणा की कि हम इस समझौते में शामिल होंगे। देखो सोमालीलैंड को इस इमेज में देखो, एक तरफ जिबूती है, एक तरफ सोमालिया है और एक तरफ इथोपिया है, इनसे सीमा लगती है। वहीं अब इसमें आ जाओ, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट है, अर्ध मान्यता प्राप्त राज्य, जिबूती से सीमा लगती है, इथोपिया से सीमा लगती है, पूर्व में सोमालिया से घिरा हुआ है, अदन की खाड़ी से सटा है, इसकी राजधानी हरगेसा है। क्लियर। बिनेई मेनासे समुदाय इजराइल की है, तो इजराइल में जा रही है। ये उत्तर पूर्वी भारत के मिजोरम और मणिपुर राज्यों में निवास करते हैं। बिनई मेनासे मनससे, ये दोनों समुदाय इजराइल ने घोषणा की है हम इन्हें 2030 तक 5,800 सदस्यों को इजराइल में वापस बुला लेंगे। बस कम्युनिटी का नाम याद रखो और किस क्षेत्र में निवास करती हैं, ये किस देश में जाने वाले हैं ये याद रख लेना बस। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 63 देश हैं और यूरोपीय संघ है, इनके संदर्भ में रिपोर्ट आई है। जारी कौन करता है? जर्मन वॉच क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क तथा न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट द्वारा संयुक्त रूप से इस सूचकांक को जारी किया गया है। शीर्ष 3 स्थानों पर कोई भी देश अपना स्थान नहीं बना सका है। चौथे स्थान पर डेनमार्क है, फिर उसके बाद यूनाइटेड किंगडम, मोरक्को। अंतिम 5 देश में 67वें पर सऊदी अरब है, ईरान है, यूएसए है, चीन को 54वां स्थान, सब विश्व का सबसे बड़ा CO2 उत्सर्जक देश है। अमेरिका को 65वें स्थान पर, केवल एक G20 देश यूके रैंक 5 पर उच्च प्रदर्शनकर्ताओं में शामिल है। भारत को 23वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसकी यानी कि 4 श्रेणियां हैं, जैसे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, नवीकरणीय ऊर्जा, देन ऊर्जा उपयोग, जलवायु नीति। देन नेक्स्ट, भारत पुनः IMO परिषद में निर्वाचित हुआ है। ते भारत की बढ़ती समुद्री भूमिका और अंतर्राष्ट्रीय विश्वास को दर्शाती है। IMO के बारे में बेसिक समझो। इसकी स्थापना 1948 में संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी के रूप में 1958 से कार्यरत है। पूर्व इसका नाम क्या था? IMCO। वर्तमान नाम 1982 में हुआ था। इसका मुख्यालय लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। 176 देश सदस्य हैं। भारत 1959 से इसका सदस्य है। यूनेस्को की 11वीं आधिकारिक भाषा कौन सी है? किस्वाहिली। कहां से? अफ्रीका महाद्वीप की ऐसी पहली भाषा है ये। यूनेस्को की 11वीं आधिकारिक भाषा किस्वाहिली। 10 आधिकारिक भाषाएं कौन कौन सी हैं? अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, हिंदी, इतावली, पुर्तगाली, रूसी, स्पेनिश और बाहासा इंडोनेशिया। कार्यकारी भाषाएं उसकी कौन सी हैं? अरबी, चीनी, फ्रेंच, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, स्पेनिश। उल्लेखनीय है कि 7 जुलाई को विश्व किस्वाहाली भाषा दिवस घोषित किया गया था 2021 में। ठीक है। QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 जारी कौन करता है? QS संस्था जारी करती है। प्रत्येक वर्ष एशिया के शीर्ष विद्यालयों पर रिपोर्ट आती है। तो चीन के 394 शामिल हैं, भारत के 294 शामिल हैं। दूसरे स्थान पर है भारत। हांगकांग विश्वविद्यालय एशिया का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय है। शीर्ष 100 में चीन के 25 विश्वविद्यालय शामिल हैं। भारत के शीर्ष 100 में कौन कौन से विश्वविद्यालय शामिल हैं? तो 59 पर IIT दिल्ली, 64 पर इंस्टीट्यूट ऑफ यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IIS बंगलुरु, IIT मद्रास, IIT बॉम्बे, IIT कानपुर, IIT खड़गपुर, दिल्ली विश्वविद्यालय शामिल हैं। नोबेल पुरस्कार 2025
बेसिक हमें समझना है कि किसको मिले थे, किस संदर्भ में मिले थे, बस सेक्टर क्या है, बाकी ज्यादा डिटेल नहीं जानी है। देखो, स्वीडिश आविष्कारक एवं उद्यमी अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के अनुसार 1900 में स्थापित नोबेल फाउंडेशन द्वारा भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 1901 से प्रदान किए जा रहे हैं, जबकि अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वेरिजेस रिक्सबैंक, स्वीडन का केंद्रीय बैंक ने 1968 में की थी, जो पहली बार 1969 में प्रदान किया गया था। इसी क्रम में अक्टूबर 2025 में विभिन्न क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की गई थी। शांति का नोबेल पुरस्कार ओस्लो, नॉर्वे में, जबकि से सभी नोबेल पुरस्कार स्टॉकहोम, स्वीडन में प्रदान किए गए थे। ठीक है, अब आ जाओ, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? 3 अर्थशास्त्री थे, जॉयल मॉकेर, फिलिप एगियन, पीटर हॉविट। इनको मिला क्या, किस लिए था? तकनीकी प्रगति, सतत आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देना, रचनात्मक बिना सिद्धांत, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शंस सिद्धांत दिए थे, इस संदर्भ में इन्हें मिला था। नोबेल शांति का पुरस्कार चर्चा में था मारिया कोरिना मचाडो, जिन्होंने इसको यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को शांति पुरस्कार दिया था, है ना, उस संदर्भ में चर्चा में था। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 किसको मिला था? हंगरी के लेखक लाज़लो क्रास्नाहोकोई, इनको प्रदान किया गया था। इनकी प्रमुख कृतियां ये थी: उत्तर आधुनिक डायस्टोपियंस और विषादी शैली में लिखी गई थी इनकी कृतियां। रसायन विज्ञान में 3 वैज्ञानिकों को मिला था: सुसुमु किटागावा, रिचर्ड्स रॉबसन, ओमर एम यागी। इनको मिला था, इन्होंने मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स MOFs के विकास के लिए दिया गया था इनको। MOFs की संरचना अत्यधिक छिद्रयुक्त होती है, जिससे ये विभिन्न गैसों को अलग अलग करने और संग्रहित करने में सक्षम है। भौतिक विज्ञान का पुरस्कार 3 लोगों को मिला था: जॉन क्लार्क, मिशेल H देवोरेट, जॉन M मार्टिनेस। क्या मिला था? मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग, जैसे कोई दीवार है तो उसके पास एक कण यहाँ से यहाँ पहुंच जाए तो वो सीधा रास्ता चुन ले, तो उसको क्वांटम टनलिंग बोलना है, तो उस संदर्भ में मिला था। विद्युत सर्किट में ऊर्जा क्वांटाइजेशन की अभूतपूर्व खोज के लिए मिला था। सबसे ज्यादा टर्म इंपोर्टेंट रहा था तो टनलिंग था, क्वांटम टनलिंग। ठीक है। चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2025 3 लोगों को मिला था: मैरी ई ब्रंकोव, फ्रेड रोम्सडेल को, सिमोन साकागुची को। इन्होंने किसकी खोज की थी? तो जो परदीय प्रतिरक्षा सहनशीलता, पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस और विनियामक टी कोशिकाओं, टैक्स रेगुलेटरी टी सेल्स के संदर्भ में इन्हें मिला था ये पुरस्कार। नोबेल प्राइज खत्म होते हैं। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स बेसिक समझना है, जारी किसके द्वारा किया जाता है? वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा। 143 देश थे। डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन ये टॉप देश हैं। भारत को 86वां स्थान प्राप्त हुआ है, पहले 79 पर था। चीन 92 पर है। वैश्विक वन संसाधन आकलन रिपोर्ट है, FAO द्वारा जारी हुई है। किससे संबंधित होगी? वन से संबंधित होगी। विश्व में वन कितने हैं? 4.14 अरब बिलियन हेक्टेयर हैं, जो पृथ्वी भूमि का लगभग कितने 32%, 1/3 हैं। ठीक है। विश्व के कुल वनों में उष्णकटिबंधीय सबसे ज्यादा है, उसके बाद शंकुधारी वन, टैगा वन है, उसके बाद शीतोष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय वन है। यूरोप में सर्वाधिक वन क्षेत्र है, यानी कि वन क्षेत्र कितना है? 1.04 बिलियन, जो विश्व के कुल वन का कितना है? 25%।
विश्व के कुल वन का कितना है? 25%। इसके बाद कौन आएगा? दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, देन अफ्रीका और एशिया। सर्वाधिक वन वाले देश रूस में सबसे ज्यादा है, उसके बाद ब्राजील में, कनाडा में, फिर यूएसए में, फिर चीन पर। भारत का स्थान 9वां है। भारत का कुल वन क्षेत्र कितना है? इतना 1000 हेक्टेयर है। देन 9वें स्थान पर पहुंच गया भारत। ठीक है, देन अब आ जाओ, भारत 7वीं बार यूएनएचआरसी का सदस्य बना है। 7वीं बार। अक्टूबर 2025 के चुनाव में भारत 7वीं बार परिषद का सदस्य बन गया है। तो यहाँ पर बेसिक समझ लो, यूएनएचआरसी की स्थापना 2006 में होती है। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। टोटल 47 सदस्य देश हैं। 3 वर्ष के कार्यकाल हेतु चुनाव होता है यूएनएचआरसी का सदस्य। 2 लगातार कार्यकालों के बाद वे तत्काल पुनर्निर्वाचन हेतु पात्र नहीं होते हैं। एक क्वेश्चन ये बताओ कि भारतीय संस्थान में यानी जो एक संवैधानिक होती है, गैर संवैधानिक होती है, तो उसमें भी एक ये पात्रता है, तो वो किसके लिए है, किसका इलेक्शन होगा, तो उसके लिए पात्रता कंडीशन बनानी होगी। जैसे कि यूपीएससी के सदस्य, या फिर राज्य निर्वाचन आयोग के सदस्य, या फिर अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य, इनमें से यानी कोई एक है, आपको ढूंढ के बताना है। ठीक है। वैश्विक भूख सूचकांक 4 संकेतकों पर आधारित होता है। अल्पपोषण, बाल दुर्बलता, बाल ठिगनापन, बाल मृत्यु दर, ये 4 संकेतक हैं, याद रखने हैं। जारी कौन करता है इसको? कंसर्न वर्ल्ड वाइड वेल्थ हंगर हेल्प और IFHB द्वारा संयुक्त रूप से वैश्विक सूचकांक 2025 जारी हुआ था। ये 20वां वार्षिक संस्करण है। 123 टोटल देश हैं। भारत को स्थान मिला था तो 102वां मिला था। देन इसमें देख लेना यानी कि सबसे ज्यादा भयावह स्थिति कहाँ पर है, जैसे कि मेडागास्कर, DRC, सूडान, सोमालिया इत्यादि, है ना। द वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026, तो टाइम्स हायर एजुकेशन का वार्षिक प्रकाशन है। 115 देशों से कुल 2191 विश्वविद्यालयों को रैंक प्रदान की है। अमेरिका के सर्वाधिक 171 संस्थान शामिल हैं। उसके बाद भारत के 128 शामिल हैं। पहली बार है जब दूसरे स्थान पर पहुंचा है भारत। जापान तीसरे स्थान पर। इसमें यानी कि सबसे विश्वविद्यालय अच्छा कौन सा? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय यूके का प्रथम स्थान पर है। MIT दूसरे स्थान पर है। देन भारत का बंगलुरु संस्थान यानी भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलुरु, वो 201 से 250 में शामिल है, एक शामिल है। यानी जो फिलिस्तीन अंतर्राष्ट्रीय मान्यता का विस्तार है, तो इसके संदर्भ में इसकी यानी कि किन किन की सदस्यता है, तो उसको बेसिक समझ लो। बाकी जैसे कि इन देशों ने इसको मान्यता दे रखी है। UNHC के 4 सदस्य हैं, जैसे चीन, फ्रांस, रूस, UK, इन्होंने भी मान्यता दे दी है। G20 के 14 देश हैं और G7 के 3 देश, तो इन्होंने भी मान्यता दे रखी है। अब जैसे कि अमेरिका ने इसको मान्यता नहीं दी है, इन्होंने भी इनको मान्यता नहीं दी है। G20 के सदस्य जिन्होंने मान्यता दी है। और फिलिस्तीन में शामिल कौन सा क्षेत्र होगा? वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी, पूर्वी यरूशलेम। 2 राष्ट्र समाधान की बात करते हैं, इजराइल और फिलिस्तीन की। यूनेस्को का ये फुल मेंबर सदस्य है, सदस्यता मिल गई थी 2011 में। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ICC में फिलिस्तीन 1 अप्रैल 2015 को सदस्य यानी स्टेट पार्टी बना। हालांकि उसने 13 जून 2014 से ही ICC के क्षेत्राधिकार को स्वीकार कर लिया था। अरब लीग और OIC का ये पूर्ण सदस्य है। देखो, मॉन्टेविडियो कन्वेंशन 1933 में होता है। ये बताता है कि एक राज्य क्या होगा, तो जिसके पास स्थायी जनसंख्या हो, निश्चित भूभाग हो, सरकार हो और अन्य राज्यों के साथ संबंध यानी कि उसके पास संप्रभुता हो। ठीक है, तो वे 4 आयाम होते हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 जारी कौन करता है? विपो यानी कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन।
थीम क्या थी? इनोवेशन एट क्रॉसलैंड्स। 139 अर्थव्यवस्थाएं हैं। सबसे टॉप पर स्विट्जरलैंड है। भारत को स्थान इसमें 38वां मिला था। नेक्स्ट, पाकिस्तान सऊदी अरब रक्षा समझौता, रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौता दोनों के मध्य हुआ है। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान एंड शहबाज शरीफ द्वारा हस्ताक्षरित हुए थे। इसमें आसिम मुनीर भी शामिल थे, जानते ही होंगे आप। सऊदी अरब में पाकिस्तानी सैन्य कर्मियों की तैनाती और सैन्य सहयोग है। पाकिस्तान को लगातार वित्तीय सहायता मिलती है, कहां से? सऊदी अरब से। गाजा में नरसंहार पर रिपोर्ट है, किसने जारी की थी? अंतर्राष्ट्रीय जांच आयोग ने। नेपाल में जेड-जी आंदोलन, तो जो एग्जाम रिलेवेंट है वही पढ़ाएंगे, बाकी नेपाल में उन्हें खूब यानी उसमें न्यूज पे यूट्यूब पे तो पढ़ लिया होगा आपने कुछ भी, ठीक है ना। तुम जो एग्जाम रिलेवेंट है ना उनको ही देखेंगे। तो यहाँ पर देखो, जो मुख्य न्यायाधीश थी नेपाल की पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाने तथा संसद को भंग करने की घोषणा की गई थी। तो अंतरिम प्रधानमंत्री कौन थे? सुशीला कार्की। पहली जो महिला मुख्य न्यायाधीश है नेपाल की, वो भी सुशीला कार्की थे। कौन थे? सुशीला कार्की। पहली महिला प्रधानमंत्री बनी वो कौन? सुशीला कार्की। जब इलेक्शन हुआ तो बालेंद्र हैं, बालन शाह, जो कि काठमांडू के पूर्व मेयर थे, वो नए प्रधानमंत्री बनते हैं। जेड-जी का उच्चारण क्या होता है? जो 1997 से 2012 के बीच जन्मे डिजिटल नेटिव्स अब केवल सोशल मीडिया के ट्रांसजेंडर नहीं, बल्कि सामाजिक राजनीतिक बदलाव के नए केंद्र हैं, ठीक है ना। विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2025 जारी कौन करता है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, IMD, इसके द्वारा जारी होती है। कुल 100 कुल 69 अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं इसमें। सबसे टॉप पर है स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग, आइसलैंड, हांगकांग, नीदरलैंड। भारत को स्थान 63वां है। कौन सी रिपोर्ट है? विश्व प्रतिभा रैंकिंग रिपोर्ट। देख रहे हो भारत का स्थान। भारत नेपाल सीमा विवाद, इसमें बस इतना समझ लो, क्योंकि ये चर्चा में टॉपिक तो रहता ही है ना हर समय। तो हमें ये समझना है कि लिम्पू द्वारा काला पानी लीपू लेक उत्तराखंड राज्य में नेपाल के साथ विवादित है। अभी चर्चा में क्यों आना था कि भारत चीन के बीच लिपुलेखा से सीमा व्यापार पुनर्बहाल करने का निर्णय लिया है, इसलिए नेपाल ने अपने आधिकारिक रुख दोहराया, यानी कि इस संदर्भ में नेपाल ने विरोध किया था। बस बेसिक है, बाकी हम काफी पढ़ चुके होते हैं। आर्मेनिया और अजरबैजान, इनके बीच शांति समझौता होता है, कराता कौन है? यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कराते हैं। आर्मेनिया के प्रधानमंत्री शामिल होते हैं, अजरबैजान के राष्ट्रपति शामिल होते हैं और डोनाल्ड ट्रंप शामिल होते हैं। इसमें ये देखो, ट्रंप रूट फॉर इंटरनेशनल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, TRIPP नामक रणनीतिक ट्रांजिट कॉरिडोर की रूपरेखा पर सहमति बनी है, जो आर्मेनिया होते हुए अजरबैजान के मुख्य भूभाग को उसके आर्मेनिया के दक्षिण पश्चिम भूभाग स्थित नख्चिवान एक्सक्लेव, ये समझ रहे हैं, नख्चिवान एक्सक्लेव किन दो राज्यों के बीच में? ये क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पर। तो अब जो नारगोन खारगोव आता था वो तो आप भूल जाओगे, लेकिन इसको याद रखना है कि ये किन दोनों के बीच में एनक्लेव है। देन नेक्स्ट, थाईलैंड कंबोडिया संघर्ष, दक्षिण एशिया के मध्य संघर्ष, थाईलैंड कंबोडिया। तो खामेर हिंदू मंदिरों के स्वामित्व दावों से जुड़ा हुआ एक दीर्घकालीन मुद्दा है। इसमें दो मंदिर हैं, समझ लो, जैसे प्रिय बिहार मंदिर, दूसरा है प्रसाद तामोन थोम, जो भगवान शिव को समर्पित है। इनसे संबंधित यानी कि सीमा डिस्प्यूट है, एक तरफ कंबोडिया एक तरफ थाईलैंड, दोनों में विवाद है। तो वहां पर यानी समझौता हुआ है, शांति समझौता, डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से। तो बेसिक क्वेश्चन ये आ सकता है कि यहाँ पर समझौता किन की मध्यस्थता से हुआ है, ये समझाने की किन दो देशों के बीच विवाद है, और वहां पर जो मंदिर है वो कौन से देवता को समर्पित है, मंदिर का नाम क्या है, बस।
यूनेस्को विश्व धरोहर समिति का 47वां सत्र। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति 47वां वार्षिक सत्र 6 से 16 जुलाई के मध्य संपन्न हुआ। इसमें अफ्रीका के 3 खतरे की सूची को यानी अफ्रीका के 3 क्षेत्रों को खतरे की सूची से हटा दिया है। 26 नए स्थल शामिल हैं। हमें ये देखना है कि जो भारत का मराठा सैन्य परिदृश्य है वो 44वां इसी में शामिल हुआ था। अब भारत में टोटल कितने शामिल हो गए? 44 हो गए, जिनमें 36 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित है। धौला यानी धौलावीरा 2021 में शामिल हुआ था। काकतीय रुद्रेश्वर रामबाबा मंदिर तेलंगाना 2021 में ही। 2023 में शामिल हुए थे शांति निकेतन, हॉयसेल के पवित्र मंदिर समूह वो शामिल हुआ था। 2024 में मोइदम, जो कि ऐसी संरचना होती थी, इसमें अवशेष यानी कि जैसे राजा वगैरह इनकी अवशेष यहाँ पे रखे होते थे, दफनाने की प्रक्रिया थी। 2025 में मराठा सैन्य परिदृश्य जो 2 राज्यों में महाराष्ट्र और तमिलनाडु में फैले हुए हैं, जो 17वीं और 19वीं शताब्दी के बीच के हैं। अब ये बाकी सब ये महाराष्ट्र में है, लेकिन एक जिंजी है वो तमिलनाडु में है, जो हमें याद रखना है बस। ठीक है, ये लो, इसी के साथ हमारा सी पार्ट अंतरराष्ट्रीय संबंध से घटनाएं वो कंप्लीट होता है। आई होप आप इनके नोट्स बना रहे होंगे। अगर आप चाहो तो हमारे टेलीग्राम पर आप शेयर कर सकते हो, बाकी लोगों की हेल्प हो सकती है उससे। आज के लिए इतना ही। और हाँ, वीडियो पर जाते जाते वीडियो को लाइक करना आपका कंपलसरी काम है, क्योंकि हमें यूट्यूब तब तक नहीं खुश करेगा जब तक आप लाइक नहीं करोगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय, जय हिंद।